दोस्तों, इतिहासकार देश के कालखंडों को कई इतिहास में देखना पसंद करते हैं। इन्हीं में से वो समय भी आया जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया था और यहाँ 200 साल तक अपना राज चलाया। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने पहले भी अंग्रेज राज के ऊपर एक वीडियो बनाया थी जिसमें हमने यह बताने की कोशिश की थी कि कैसे अंग्रेजों ने अपने मतलब के लिए भारत में जो भी किया उसका लाभ हम भारतीय अभी तक उठा रहे हैं। लेकिन जैसे हमने कहा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह से अंग्रेजों ने भारत में जो अत्याचार किया उसके बारे में आज बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर भारत में आए अंग्रेजों के क्रूर शासन के बारे में अगर आपको जानना है तो साल 1770 का यह प्रसंग सुनिए, जब बंगाल में भीषण सूखा पड़ी रहा था और कई फसलें बर्बाद हो गई थी। इस हालात में लोगों को पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे और घर के गहनों से लेकर खेती के औजार बेचकर लोग अपने घर का गुजारा कर रहे थे। कुछ समय बाद जब सब धीरे धीरे बिक गया तो लोगों ने अपने बच्चों तक को बेचना शुरू कर दिया और भूख के कारण कुछ लोगों ने तो अपने मृत संबंधियों को खाने से परहेज नहीं किया। ऐसे में लगा कि फसलों की बर्बादी और भूखमरी के हालात को देखकर लगान में काफी हद तक कमी आएगी। लेकिन फिर वॉरेन हेस्टिंग, जो कि वहां के गवर्नर थे, उन्होंने खत के जरिए खबर दी कि इस साल की लगान की वसूली पिछले साल की वसूली से भी ज्यादा हुई है। अब आप ही सोचिए कि कैसे भूख से भिलकती जनता से उस वक्त यह टैक्स वसूला गया होगा। हेस्टिंग ने इस साल ना तो लगान माफ करने के बारे में सोचा बल्कि जमीन पर 10% कर भी बढ़ा दिया। इसके बाद गुंडों और सिपाहियों को भेजकर लोगों को पीटा गया और इतना टॉर्चर किया गया कि उन लोगों ने इन यातनाओं से मुक्ति पाने के लिए अपना सब कुछ बेचकर टैक्स चुकाया। ऑक्सफोर्ड यूनियन में दी गई शशि थरूर की यह स्पीच सुनिए, जिसमें वो कहते हैं कि 16वीं सदी तक दुनिया में दो महाशक्तियां थीं, भारत और चीन। अंग्रेजी हुकूमत के खत्म होते होते भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल धरातल पर थी। भारत के 89% लोग अशिक्षित थे और एक बहुत बड़ी संख्या गरीबी के नीचे थी। इस बात में वो आगे बंगाल के अकाल का भी जिक्र करते हैं। यह 40 का दशक था और दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इसके बीच बंगाल में अकाल पराहने लगा। वहीं 1770 जैसी समस्या थी। खाने की कमी थी, लोग सड़कों पर भूख के कारण गिरे जा रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था कि खाना बिल्कुल था ही नहीं। अंग्रेजी सरकार ने बहुत सा खाना विश्व युद्ध में एलाराच रहे सैनिकों के लिए रखा था, जिसे किसी इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन लंदन में बैठे ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को बंगाल में लोगों का मरना एक इमरजेंसी सिचुएशन नहीं लगी। जब चर्चिल के पास इस अकाल की फाइल भेजी गई तो उसने कहा कि उसे भारतीय लोग पसंद ही नहीं है। वो भारतीयों को ऐसी नीची नस्ल के खरगोश कहता है जो हमेशा बच्चे ही पैदा करते रहते हैं। चर्चिल ने फाइल वापस भेजते हुए फाइल के अंत में यह भी लिखा कि अगर सिचुएशन इतनी सीरियस है तो गांधी की मौत अभी तक क्यों नहीं हुई है। यह प्रसंग दर्शाता है कि भारतीय को अंग्रेज किस लायक समझते थे। ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स को सख्त निर्देश थे कि वो यहाँ अपने काम कर रहे भारतीय नौकरों की सैलरी न बढ़ाए। नौकर रखने का शौक भी अंग्रेजों को भारतीय नवाबों को देखकर आया, जिनसे वो हमेशा इंप्रेस रहते थे। और फिर जब उनका कब्जा यहाँ हुआ, उन्होंने भी कई नौकर रखकर खुद के नवाबों जैसा जीवन जीने की कोशिश की। उस वक्त के कई विवरण बताते हैं कि एक अंग्रेज अफसर की रैंक को देखते हुए उसके पास 2 से 3 नौकरों को लेकर 50 से 100 नौकर भी हुआ करते थे, जिनमें भी जाति के आधार पर काम सौंपा जाता था। अंग्रेजों के बारे में जो बात कही जाती है कि वो लोग जाति प्रथा को खत्म करना चाहते थे, जबकि कई लोग ऐसा मानते थे कि ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो इस चीज से काफी खुश थे और ज्यादातर उनके नौकर भी यही काम किया करते थे जो जाति के आधार पर उनके समुदाय को करने के लिए कहा गया। इन नौकरों को लेकर जो अंग्रेजों की उत्सुकता थी उसे उस वक्त के चित्र में कुछ यूं दर्शाया गया है कि एक अंग्रेज टॉयलेट सीट पर बैठा है और एक नाई उसके बाल और नाखून काटने के लिए और एक उसको चाय दे रहा है और यहाँ अंग्रेज के पैर दबाए जा रहे हैं। अंग्रेजों को दुनिया भर में रेसिज्म या नस्ल भेद फैलाने के लिए भी जिम्मेदार माना जाता था। उन्होंने भारत में भी इसका काफी इस्तेमाल किया। अंग्रेजों ने यहाँ रहते हुए भी कई भारतीय महिलाओं से संबंध बनाए, लेकिन उनकी संतानों को पिता की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दिया। और दूसरी तरफ अंग्रेज पिताओं को यह सलाह दी जाती थी कि वो भारतीय पुरुषों के पास ना जाए, क्योंकि वो अंग्रेजों से नीची नस्ल के हैं। एक बार तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती के लिए प्योर रेस का होना आवश्यक कर दिया गया था।
प्योर रेस का मतलब या तो आप पूरी तरह से भारतीय जो यहाँ पूरी तरह से अंग्रेज हो तो ही भारतीय सेना में आ सकते हैं, और जो आधे अंग्रेज और आधे भारतीय हैं उनके लिए सेना के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे ताकि इंटररेशियल संबंधों को रोका जा सके। अंग्रेजों के क्रूरता के किस्से तो कई हैं, जैसे 1857 का वो दौर जब सेना की कुछ रेजिमेंट में बगावत हो गई थी और यह आग दिल्ली तक फैल गई थी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों को शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिया था, इसलिए अगले 10 साल तक अंग्रेजों को खुली छूट दे दी गई कि वो सुरक्षा के मसले पर जब चाहे और जो चाहे खुलेआम कर सकते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि कई सारे भारतीयों को यूं ही टॉर्चर किया गया और कईयों को तो चौराहे पर लटकाकर फांसी दी गई और बाकी लोगों को चेतावनी देने की कोशिश की गई। 1857 की गहदर की कहानी एक और भी है जो कि शायद इतनी भयानक नहीं है। यह कहानी मिर्जा गालिब से जुड़ी है। कहते हैं कि 1857 के गहदर के बाद मुसलमानों पर दिल्ली में खास तौर पर शक किया जाने लगा। ऐसे में सभी को हाजिरी लगाई जा रही थी। गालिब को जब अधिकारी ने बताया और पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो, तो गालिब ने जवाब दिया, जी हुजूर, आधा मुसलमान हूं। इस पर उस अफसर ने पूछा, आधा मुसलमान कैसे? तो गालिब ने बहुत ही संजीदा ढंग से कहा कि हुजूर, शराब पी लेता हूं पर सुअर नहीं खाता। खैर, ऐसे बहुत सी कहानियां बाकी लोगों के नसीब में नहीं थी। बहादुर शाह जफर, जो उस वक्त इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें रंगून में फांसी पर लटका दिया गया और उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। यहीं अंग्रेज फिर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड करते हैं। दोनों विश्व युद्धों में लाखों की संख्या में भारतीय नौजवानों को समंदर पर युद्ध के लिए भेजते हैं। ब्रिटिश शासन ने हमें सिर्फ आधिकारिक तौर पर ही गुलाम नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने इस देश की चेतना तक को छीनने की कोशिश की थी। और हमें यह इतिहास कभी नहीं भूलना चाहिए, और ना ही उन शहीदों को जिनकी वजह से हम आज आजाद हैं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।